नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के अंदर एक नई बुक जोड़ी है राजस्थान के अंदर। उस बुक का 1 नंबर जो पार्ट है उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप सभी को पता है, अगर आप 10वीं के अंदर पढ़ते हैं तो कि क्लास 10 के अंदर एक नई बुक जोड़ी गई है जो केवल और केवल राजस्थान के इतिहास से संबंधित है। वो 10वीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे जो हम तैयारी करेंगे या कोई भी आगे नौकरी की तैयारी करेंगे उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। क्योंकि आप देख लीजिए, जो भी राजस्थान के अंदर एग्जाम होता है उसके अंदर राजस्थान का पूरा इतिहास पूछा जाता है, A to Z तक इतिहास पूछा जाता है और वो सभी जो सारा इतिहास है वो इस बुक के अंदर हमें दिया हुआ है। और ये जो बुक है इसका जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने पहले ही करवा दिया, आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं कि इसके क्या नंबर जुड़ेंगे क्लास 10 के अंदर या ऐसे हमें पढ़ने के लिए दी हुई है। ये सभी बातें मैंने उस वीडियो के अंदर आपको बताई है, तो आप मेरे YouTube चैनल के अंदर जाकर आप देख सकते हैं, वहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं इस बुक का 1 नंबर जो पार्ट है उसके बारे में। उसकी आज हम तैयारी करने वाले हैं कि कैसे इस 1 नंबर पार्ट को पढ़ा जाए और कैसे समझा जाए, तो इसी के बारे में आज का हमारा वीडियो रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 1 नंबर पार्ट के बारे में। ये ले लिया मैंने पेन। तो मैं सर्वप्रथम ये जो आज हमारा पार्ट रहने वाला है इसका पार्ट नंबर 1 रहने वाला है, क्योंकि पार्ट बहुत लंबा चौड़ा है, चैप्टर बहुत लंबा है, इसलिए हम छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ने वाले हैं। अगर एक साथ में पढ़ा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाएंगे, वीडियो आप नहीं देख पाएंगे और पार्ट अधूरा रह जाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए मैंने इसे छोटे छोटे पार्टों में विभाजित या डिवीजन किया है ताकि आप इसे समझ सके। छोटे छोटे भागों में एक एक वीडियो देखे सभी चीज़ें आप समझ सके, कोई भी चीज़ हमें नहीं छूटे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं 1 नंबर पार्ट के बारे में। जो 1 नंबर पार्ट है उसका क्या नाम है? उसका नाम है राजस्थान का इतिहास। क्या है? राजस्थान का इतिहास, एक परिचय। ये तो हमारा पार्ट हो गया, नाम लिख देता हूँ, राजस्थान का इतिहास, एक परिचय। तो ये हमारे पार्ट का नाम हो गया और इसका आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 1 के बारे में। अगला पार्ट आपके लिए मैं जल्द लेकर आऊंगा। तो इस पार्ट के अंदर क्या दुआ है, क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो सभी आज हम क्लियर कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सर्वप्रथम यही देख लेते हैं कि राजस्थान का इतिहास है तो इस राजस्थान का नाम कैसे पड़ता है। ये जो राजस्थान है इसका नाम कैसे पड़ा भाई? किसी समय तो इसका कोई नाम तो होगा पहले, या अभी जब से इसके अंदर आदमी पैदा हुआ जब से ही राजस्थान नाम है। किसने इसका नाम रखा, कैसे पड़ा, कब पड़ा, इन सभी बातों को हम जानते हैं। तो मैं कहूँ तो 1949 ईस्वी से पहले इसका कोई स्थित नाम नहीं था। रोजाना लोग इसका नाम बदला करते थे, कभी कुछ। तो 1949 ईस्वी पूरे से इसका कोई अस्तित्व या एक स्टिक नाम नहीं था। और इससे पहले नाम तो थे और उन नाम को हम जान लेते हैं क्या क्या नाम थे। तो ये जो राजस्थान है इसको एक 1800 ईस्वी में एक व्यक्ति होता है जिसका क्या नाम है, उसका नाम है सर जॉर्ज थॉमस। तो एक सर जॉर्ज थॉमस नाम का व्यक्ति होता है, वो 1800 ईस्वी के अंदर राजस्थान को एक नाम देता है। वर्तमान नाम इसका राजस्थान है, पहले नहीं था। तो उस समय इस जो राजस्थान है इसको एक नाम देता है और वो नाम क्या देता है? वो देता है राजपूताना नाम देता है। तो पूछ लिया जाए राजपूताना नाम राजस्थान को किसके द्वारा दिया हुआ है, तो वो किसने दिया था? वो दिया था सर जॉर्ज थॉमस ने। कब दिया था? 1800 ईस्वी के अंदर। इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और केवल 10वीं के अंदर नहीं बल्कि आगे हम कोई भी एग्जाम देते हैं उसके अंदर भी यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। कोई भी राजस्थान के संबंधित पेपर हो उसके अंदर यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है। तो इसलिए हमें इस पार्ट को और इस किताब को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। सरकार ने बहुत अच्छा किया जो हमें 10वीं के अंदर यह किताब दे दी और ताकि हमारी तैयारी हो सके, आगे हम परीक्षा जब भी कोई कंपटीशन एग्जाम दे तो हमें बहुत सरलता मिल सके। तो 1800 ईस्वी के अंदर सर जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान का एक नाम दिया, वो क्या है? राजपूताना। क्या नाम दिया? राजपूताना। और फिर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है जेम्स टोड। क्या नाम है? जेम्स टोड नाम का एक व्यक्ति है। तो सर जॉर्ज थॉमस ने तो क्या नाम दे दिया? राजपूताना दे दिया। और फिर एक व्यक्ति आता है जिसका क्या नाम है? उसका नाम है
जेम्स टोड। तो यह और एक नाम देता है, वो क्या नाम देता है? यह देता है रायथान। रायथान। तो राजपूताना नाम तो दिया गया था सर जॉर्ज थॉमस के द्वारा नाम दिया गया था, क्या? राजपूताना। और फिर एक नाम और दिया जाता है, वो क्या है? वो है रायथान। वो किसके द्वारा दिया जाता है? वो दिया जाता है सर जेम्स टोड के द्वारा यह नाम दिया जाता है रायथान। और इनके द्वारा एक नाम और दिया जाता है, वो क्या है? वो है राजस्थान। क्या नाम है? राजस्थान। तो जॉर्ज थॉमस के द्वारा तो राजपूताना नाम दिया गया और जेम्स टोड के द्वारा रायथान नाम दिया गया और इनके द्वारा ही क्या नाम दिया गया? बाद में राजस्थान नाम दिया गया। तो हमसे पूछ लिया जाए कि जो वर्तमान नाम है राजस्थान, वो किसके द्वारा दिया गया? तो वो दिया गया सर कर्नल टोड के द्वारा। क्या? जेम्स कर्नल टोड के द्वारा नाम दिया गया रायथान या राजस्थान नाम दिया जाता है जेम्स टोड के द्वारा। और इनका पूरा नाम था सर कर्नल जेम्स टोड, इनका पूरा नाम था। तो ये नाम दिया जाता है राजस्थान या राजस्थान, ये दिया जाता है जेम्स टोड के द्वारा। पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट बात है ये। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। और ये नाम देने के बाद इसका एक सटीक नाम रखने के लिए एक सभा होता है, एक सभा होती है, वो सभा गठित होती है और इसका राजस्थान का जो ये क्षेत्र है इसका एक सटीक नाम देती है, स्थापित करती है नाम हमेशा के लिए। तो वो कब किया जाता है? वो 30 मार्च 1949 ईस्वी में एक सभा गठित होती है और इस राजस्थान राजस्थान या राजपूताना को एक सटीक नाम दे दिया जाता है हमेशा के लिए। वो क्या दिया जाता है? वो दिया जाता है राजस्थान। राजस्थान नाम दिया जाता है 30 मार्च 1949 को। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूछ ले जाए राजस्थान नाम कब दिया गया? तो 30 मार्च 1949 को यह नाम दिया जाता है राजस्थान को। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमारी किताब के अंदर या और क्या दिया हुआ है। और केवल मैं किताब की नहीं, मैं आपको एक पूरी कहानी बता रहा हूँ ताकि हमें और सरलता मिल सके। जो बात किताब के अंदर नहीं दी हुई है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब आगे बात करते हैं, ये तो हमारा राजस्थान का नाम हो गया। और राजस्थान के अंदर जो क्षेत्र है उनके भी प्राचीन समय में कुछ अलग अलग नाम थे। जैसे बीकानेर का कुछ और था, जोधपुर का, जयपुर का, इनका भी कुछ अलग अलग नाम था। उन नामों के बारे में भी हम जान लेते हैं। और जैसे कहें, हम एक तरह से कहें तो उन्हें प्राचीन समय में जनपद कहा जाता था। तो वो जनपद कौन कौन से थे उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो मैं पहले नाम लिख लेता हूँ कौन कौन से थे। एक नंबर तो लिख देता हूँ यहाँ पर मत्स्य के बारे में हम जानेंगे कि ये जो मत्स्य जनपद था ये कहाँ पर स्थित था, वर्तमान ये कहाँ पर है, वर्तमान कौन सी जगह को मत्स्य कहा जाता था। मत्स्य, जंगल, मरु या धनवे, सूरसेन, सीवी। तो ये और कुछ नाम थे राजस्थान के प्राचीन समय में। ये किस किस जगह को कहा जाता था, किन ये वर्तमान में कौन से स्थान है, वर्तमान में इनका क्या नाम है, वो भी जान लेते हैं। तो ये जो मत्स्य है इसका जो उल्लेख मिलता है वो महाभारत के अंदर भी मिलता है। जो महाभारत है उसके अंदर भी मत्स्य का उल्लेख मिलता है। इसका कुछ वर्णन किया गया है मत्स्य जनपद या महाजनपद का। तो ये वर्तमान कौन सी जगह है? तो ये वर्तमान में जो जयपुर वाला भाग है, जयपुर वाला भाग है, उसे क्या कहा जाता था? उस समय मत्स्य कहा जाता था। और इस मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। क्या थी? विराटनगर। ये भी आप याद रख लेना, पूछ लिया जाए। राजधानी थी मत्स्य की विराटनगर। और जो वर्तमान जयपुर वाला भाग है उसे क्या कहा जाता था? मत्स्य कहा जाता था। अब देखते हैं जंगल के बारे में। तो जंगल प्राचीन समय में किस जगह को कहा जाता था? जो बीकानेर वाला भाग है और बीकानेर का जो आसपास का भाग जैसे चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, ये जो भाग है इसे कहा जाता था जंगल प्रदेश। तो जंगल प्रदेश का आपको पता चल गया। प्राचीन समय में बीकानेर वाला जो भाग था उसे क्या कहा जाता था? जंगल प्रदेश कहा जाता था। अब जान लेते हैं मरु या धनवे के बारे में। तो मरु और धनवे प्राचीन समय में कहा जाता था जोधपुर को। मरु का आपको पता है मरुस्थल यानी कुछ रेतीला भाग, तो वो कहा जाता था जोधपुर को।
और वर्तमान में इसका जो नाम है वो तो जोधपुर है ही। और ऐसे बात करें तो इसे मारवाड़ भी कहा जाता है, मारवाड़ भी इसका एक नाम है जोधपुर का। अब सूरसेन की बात कर लें तो सूरसेन जो धौलपुर भरतपुर और अलवर, जो सूरसेन है वो धौलपुर भरतपुर अलवर वाला भाग है, उसे जो ऋग्वेद के अंदर में उल्लेख दिया गया है उसके अंदर कहा गया है सूरसेन। इन क्षेत्रों को क्या कहा गया है? सूरसेन। और सीवी जो उदयपुर वाला भाग है इसे कहा गया है सीवी। तो ये कुछ भाग थे प्राचीन राजस्थान के अंदर जिन्हें ये नाम दिए गए थे। अब और उनके कुछ अलग नाम है और कुछ इंपॉर्टेंट नाम है वो भी जान लेते हैं। और जो माही नदी है, माही नदी के आसपास का जो क्षेत्र था उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था कंठल। माही नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता था? कंठल कहा जाता था। और जो बांसवाड़ा है इसे प्राचीन समय में कहा जाता था छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान क्यों कहा जाता था? इसका भी एक कारण है। यहाँ पर 56 गांवों का क्या है? समूह है, 56 गांवों का समूह है। तो 56 गांवों का समूह होने के कारण इसे क्या कहा जाता था? 56 का मैदान कहा जाता था। बांसवाड़ा को वर्तमान नाम है बांसवाड़ा, तो इसे प्राचीन समय में इसका नाम था 56 का मैदान, क्योंकि यहाँ पर 56 गांवों का क्या मिलता है? समूह मिलता है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आप देख लीजिए, 2 मिनट इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपने इतनी बातें देख ली होगी, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बात आती है इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे हमें दिया हुआ है इतिहास काल का विभाजन। जो राजस्थान का इतिहास है उसे कुछ काल में विभाजित किया गया है, कुछ वर्गों में विभाजित किया गया है। उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो राजस्थान का जो इतिहास है इसे प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। वो हम जान लेते हैं कौन कौन से भाग है। 1 नंबर तो है प्राक्य युग, और इसका हम कहे तो प्रागैतिहासिक काल, प्राक्य युग भी कह सकते हैं और प्रागैतिहासिक काल भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको कह रहा हूँ प्राक्य युग। 2 नंबर वो है आद्य युग और 3 नंबर है ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक युग। इन भागों में बांटा हुआ है हमारे राजस्थान के इतिहास को। और इसके अंदर कौन कौन सा इतिहास होता है वो भी हम जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं प्राक्य युग किसे कहा जाता है। तो प्राक्य युग किसे कहा जाता है? प्राक्य युग में कहूँ तो कि जो मान लीजिए सर्वप्रथम व्यक्ति उत्पन्न हुआ था या सर्वप्रथम व्यक्ति की उत्पत्ति हुई थी, उस समय उस व्यक्ति के कोई लेखक या कोई लिखी हुई सामग्री नहीं मिली है, किताबें नहीं मिली है। उसके कुछ अवशेष तो मिले हैं, जैसे उसके औजार मिल गए, लेकिन उसकी कुछ लिखी हुई वस्तुएं या उसका कोई अवशेष, किताबों का अवशेष नहीं मिला हुआ है। तो उसे कहा जाता है प्राक्य युग, यानी लेखकों की, लेखक या किताबों की कोई अवशेष नहीं मिला है, कोई अवशेष नहीं मिला है, नहीं मिला है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्राक्य युग। आद्य युग किसे कहा जाता है? आद्य युग, इस युग में जो व्यक्ति वे थे उनके अवशेष तो मिले, उनकी किताबों के अवशेष मिले, उन्होंने बुक्स भी लिखी थी, लेकिन इन्होंने जो बुक्स लिखी थी उन्हें अब तक पढ़ा नहीं गया है। क्या नहीं गया? अब तक पढ़ा नहीं गया है। और ऐसा अनुमान है कि इन किताबों को पढ़ा भी नहीं जा सकता, इनकी जो भाषा या लिपि है वो समझ में नहीं आई जो वैज्ञानिक है उनके। तो आद्य युग तो हो गया, जो इनके लेखक या जिनकी किताबें मिली है उन्हें अब तक पढ़ा नहीं गया है, वो कौन सा युग है? आद्य युग गया। और ऐतिहासिक युग कौन सा है? ऐतिहासिक युग जो वर्तमान में हम है, हमारे द्वारा पुस्तकें लिखी हुई है, जो हमारे पीछे तो हमारे दादा परदादा चले गई हैं, उनके द्वारा किताबें लिखी हुई है, उन्हें किताबों को अच्छी तरीके से पढ़ा जा चुका है, अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो इस काल को कहा जाता है ऐतिहासिक काल
किताबें या कुछ भी अवशेष है उन्हें पढ़ चुके हैं, अवशेषों को समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हमारे जो अवशेष है उसे हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, तो इसे कहा जाता है ऐतिहासिक युग। तो ये इन 3 युगों में बांटा हुआ है राजस्थान के इतिहास को। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप आगे समझ सके। तो आप इसे देख लीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे क्या इंपॉर्टेंट बात है, इसे मैं मिटा देता हूं। तो आगे हमें दिया हुआ है प्राक युग। प्राक युग का थोड़ा वर्णन कर देता हूं मैं, यहां पर लिख देता हूं 1 नंबर प्राक युग या प्रागैतिहासिक काल। प्राक युग या प्रागैतिहासिक काल, इसके अंदर क्या है कि जो प्रागैतिहासिक काल है इसे मैंने बता दिया 3 कालों में बांटा हुआ है, और इस युग को भी 3 भागों में बांटा हुआ है। कि वो कौन कौन से युग है? एक तो हो गया पाषाण काल, सॉरी 1 नंबर जो है वो है पूर्व पाषाण काल, और 2 नंबर हो गया पाषाण काल, और 3 नंबर है उत्तर पाषाण काल। तो इन 3 भागों में बांटा हुआ है इसको भी, किसको? प्राक युग को। पूर्व पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल, इन 3 भागों में इस काल को भी बांटा हुआ है। अब देख लेते हैं जो प्राचीन समय में यहाँ पर कुछ मानव वे थे वो राजस्थान के अंदर कैसे बसे थे, और फिर हम जानते हैं इन तीनों कालों के बारे में, ये क्या क्या इसके अंदर कौन से व्यक्ति की कितनी उन्नति की हुई थी। तो प्राचीन समय में कहा जाता है कि जो वर्तमान राजस्थान है वो यहाँ पर क्या था? एक समुद्र था। क्या था? समुद्र था, और समुद्र के अंदर 2 नदियां गिरती थी। वो नदियां कौन सी थी? एक तो थी सरस्वती और एक द्रिस्वती। तो ये 2 नदियां गिरती थी। राजस्थान की जो वर्तमान राजस्थान है यहाँ पर समुद्र था, और इस समुद्र के अंदर आकर 2 नदियां गिरती थी, सरस्वती और द्रिस्वती। तो ये 2 नदियां आकर गिरती थी, और इन नदियों या इस समुद्र के किनारे पर मानव बसे हुए थे, क्योंकि पहले जो मानव होते थे ना फ्रेंड्स, वो नदियों के किनारे बसते थे, क्योंकि वहाँ पर उन्हें जल की सुविधा मिल जाती थी, और वहाँ पर अच्छी तरीके से उन्हें शिकार भी मिल जाते थे, क्योंकि जो जानवर होते थे वो नदियों के किनारे पानी पीने के लिए आते थे, और पेड़ों के फल भी मिल जाते थे। तो यानी सभी सुविधाओं को देखते हुए वो नदियों के किनारे अपना घर बसाते थे, नदियों के किनारे रहते थे। तो इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ पर क्या था? राजस्थान में समुद्र था, और बाद में ये किसी कारण से, अगर हम आगे बात करें तो कैसे राजस्थान की उत्पत्ति होती है उसके अंदर मैं बताऊंगा यहाँ राजस्थान की उत्पत्ति कैसे होती है। तो समुद्र था पहले, ये कहा जाता है समुद्र के किनारे राजस्थान के अंदर सभ्यताएं बसी हुई थी। तो ये बात कहा जाता है राजस्थान के बारे में कि यहाँ पर सभ्यताओं की उत्पत्ति कैसी हुई थी। तो ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो चुका है, और आगे हम बात करेंगे जो मैंने अभी 3 कालों के बारे में बताया हुआ था आपको, पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। इन कालों के बारे में आगे हम बात करेंगे, अगले वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगला वीडियो जब भी छोड़ूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन है आ सके। और जो घंटी आएगी उसे ज़रूर दबाना है, जब आप उसे दबाएंगे तभी आपको अगला वीडियो मिल पाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर पार्ट नंबर 2 के बारे में। ये हमारा 1 नंबर पार्ट पूरा हो चुका है आज का, और जल्द मिलते हैं पार्ट नंबर 2 के अंदर।